अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाबिद और अब सवाल है हुकूमत का। और अब ये सवाल धीरे धीरे बहुत आसान इसका जवाब होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अब से थोड़ी देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो आया हो सकता है कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की तरफ जाए, उनकी अलाय बन जाए, पीपल्स पार्टी के साथ सूबाई हुकूमत को ज्वाइन कर ले, या फिर यह भी हो सकता है कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत को ज्वाइन करे। तो अब यह बात क्लियर कर दी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कि वो विफाक में जाएगी और पीटीआई की इत्तेहादी बनेगी। तो पहले कहा जाता था कि एक जरदारी सब पर भारी, तो अब कहना यह चाहिए कि एक एमक्यूएम सब पर भारी, क्योंकि हर कोई एमक्यूएम के दर पर जा रहा है और एमक्यूएम की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि पंजाब में जो पीटीआई हुकूमत साजी का अब सुनहरी मौका पा चुकी है, तो पीटीआई जो है वो कब तक इस बात का ऐलान करेगी कि कौन जो है वो सीएम होगा और कौन जो है वो गवर्नर होगा या फिर स्पीकर होगा। क्योंकि इत्तलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि शायद स्पीकरशिप काफ लीग को दी जाए अगर पंजाब की हुकूमत पीटीआई बनाएगी। साथ साथ केपीके की भी बात करेंगे, वहां पर पीटीआई की तो हुकूमत आनी है, लेकिन परवेज खटक सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब अब तक जो है वो नहीं आ सका है। कोयटा का भी रुख करेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी मुश्किलात का ताहाल शिकार है और पीटीआई बहुत ज्यादा जो है वहां पर इस वक्त इस्तिराबी कैफियत में है, क्योंकि मरकज में जो इमरान खान फैसले कर रहे हैं पीटीआई बलूचिस्तान उसको दिल से कबूल नहीं कर पा रही है। आज न्यूज कोयटा के बिरुची मुजीब अहमद से इस हवाले से हम बात करेंगे। लाहौर से अनवार हाशमी हमारे साथ मौजूद होंगे, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, पेशावर से फरजाना अली मौजूद होंगी और कराची से रफत सईद मौजूद होंगे। और रफत से यही जानेंगे कि क्या मामलात तय पाए हैं पीटीआई और एमक्यूएम के माबैन, और जरदारी साहब जो एमक्यूएम को मुसलसल पत्ता फेंक रहे थे, क्या वजह है कि एमक्यूएम ने वो पत्ता कबूल नहीं किया। तो सबसे पहले रफत आपसे ही आगाज करूंगा, जरा आप बताइएगा एमक्यूएम के बारे में। अब कहा जाना चाहिए कि एक एमक्यूएम सब पर भारी, इस इलेक्शन में भी एमक्यूएम ने बता दिया कि वो हर किसी की जरूरत है, विफाक में भी, सूबे में भी, ऑपोजिशन की भी, हर किसी की जरूरत है। देखिए अली आबिद, वो ज़रूरत तो अपनी जगह है। आपने कहा एक जरदारी सब पे भारी, अब एक जहांगीर सब पे भारी वाला मामला आ रहा है कि असल में तो उनका मामला चल रहा है। आपने बात की एमक्यूएम की, तो एमक्यूएम को इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, जो ताकतवर हल्के हैं उनसे बात करनी है, तो उसके लिए उसका वफाक में जाना बहुत ज़रूरी था। सिंध हुकूमत से उसे कुछ नहीं मिल सकता, ये एमक्यूएम की सोच थी और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। इसके अलावा अगर सिंध हुकूमत के हवाले, अब जब उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक बयान आया है कि वो जो सूबाई हुकूमत जो है उसमें अपने हिस्से के हवाले से एमक्यूएम जो है नहीं, जब तक एमक्यूएम ने ऐलान नहीं किया तो उससे पहले पीपल्स पार्टी ने उनको ऑफर कर दिया। नुमाया उस वक्त ज्यादा हुआ और उसे किसी ने कहा कि थ्रेड है, किसी ने कहा कुछ बातें हैं, लेकिन एमक्यूएम ये समझती है, जो एमक्यूएम के लोगों से बात हुई है कि उनके मसाइल जो वो अपने कारकुनों की एक रहाई की बात करते हैं, दफातर के खुलने की बात करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें मुंसलिक हैं वफाक से और वफाक में इस्टेब्लिशमेंट से। तो इसी हवाले से उन्होंने इंतखाब किया है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान के जो बयानात हैं वो सोशल मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर मौजूद बहस बने हुए हैं। वो तो याद है यार, अब लेकिन बहरहाल माजी को बुला देना चाहिए ना, उससे पीछा छूट नहीं सकता। उन चीजों के हवाले से बात जरूर होगी और इसी वजह से कप्तान तो इलेक्टेबल्स के बारे में भी बहुत सारी बातें किया करते थे। अपनी जो इंतखाबी कैंपेन चलाई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि इलेक्टेबल्स को वोट ना दें, पीटीआई को वोट दें, नजरिए को वोट दें। अब इलेक्टेबल्स को भी तो साथ मिला रहे हैं। आपने जहांगीर तरीन की बात की, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मगर जो कुछ किया था वो सब कुछ सामने आ रहा है। जो मियां साहब ने किया था वो उनके सामने आया, जो माजी में काफली के साथ नून लीग ने किया था वो सामने आया। तो अब वही सिचुएशन है माजी वाली, और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से मामला सेटल बैठता है। बलूचिस्तान का अपने चीजें सेटल अभी तक नहीं हुई हैं, चले हो जाएंगे। तारिक, अब आपकी तरफ आएंगे। अब क्या फेडरल में क्या खिचड़ी पक रही है? पीटीआई की गवर्नमेंट तो आ रही है, एमक्यूएम ने ऐलान कर दिया, शेख रशीद उनके साथ हैं, आजाद अरकान को जहांगीर तरीन कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई का हमनवा बनाया जाए। और कौन कौन सी पार्टीज हैं, क्या कहा जा रहा है वो आगे मिलेंगी तहरीक इंसाफ के साथ ताकि गवर्नमेंट जो है वो बन सके? ये बात दुरुस्त है कि एमक्यूएम ने पीटीआई की सपोर्ट का ऐलान किया है, लेकिन जो नंबर की गेम है उसको पूरा करने के लिए मेरा ख्याल अभी कुछ और वर्क करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और जो पंजाब की सूरत हाल है, जो सूबाई हुकूमतें हैं वो जुड़ी हुई हैं मरकज़ की हुकूमत के साथ, और मरकज़ में जो हुकूमत बनाएगा उसको साथ साथ पंजाब में और बलूचिस्तान में भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, मेरी ज़ाती राय में, मेरी हम्बल ओपिनियन में। देखें, जिस तरह ऐलान किया गया था कि बीएपी जो है वो सपोर्ट करेगी, लेकिन जब से कल से बीएपी वापस गई है और जाम कमाल के नाम का ऐलान किया है,
आज उनके अंदर जो दराड़े हैं वो बिल्कुल विजिबल हैं, और बजिंजो साहब, कुद्दूस बजिंजो साहब और जो रिंद साहब हैं उनकी तरफ से इख्तिलाफ राय सामने आ गया है। इस तरह आज यहाँ अख्तर मेंगल साहब तशरीफ लाए हैं, जिनके पास मरकज़ में 4 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 9 सीटें हैं उनके पास बलूचिस्तान असम्बली में। अभी आज उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द के साथ, उनकी कल मुलाकात मुतवक्को है इमरान खान साहब के साथ। सही है। तो अगर वो 4 सीटें अपनी उसी सूरत में देंगे PTI को, अगर सूबे में मुजीब इसकी ज़्यादा बेहतर तस्दीक कर सकेंगे। मेरी इतला ये है कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो भी वजारत आला के उम्मीदवार हैं, और अगर उनको 4 सीटें उसी सूरत में देंगे, अगर PTI MMA और BNP मिलकर हुकूमत बनाती नजर आई, तो अभी जो मरकज़ की हुकूमत है जो नंबर गेम है उसकी जानिब तेजी से गामज़न है मेरी राय में, लेकिन उसके लिए बहुत सी मुश्किलात है, खास तौर पर नंबर गेम तो पूरी कर ली जाएगी, लेकिन पंजाब में जो ओहदेदार हैं मुख्तलिफ ओहदों पर लोगों ने फायज होना है, जब तक वो फैसला नहीं हो जाएगा उस वक्त तक सूरत हाल क्लियर नहीं होती, क्योंकि बहुत से वोट जो है 2-2, 4-4 उनका जो हासिल होना है वो उनकी एडजस्टमेंट के साथ जो है जुड़ा हुआ है। तमाम ये जो लोग हैं वो ऐलान नहीं कर देते कि वो किसके साथ जाते हैं, PTI के साथ जाते हैं या अपोजिशन के साथ जाते हैं। लेकिन ये बताइएगा, क्या तहरीक इंसाफ इस मूड में नजर आती है, या तहरीक इंसाफ के ज़राए क्या कहते हैं कि वो इन तमाम लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, कर सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली जिस आज़ाद हैसियत में जो जीत के आता है, जिसके पास 4 या 5 या 6 मौजूदा सूरत हाल में, जबकि फ़र्क बहुत कम है अपोजिशन और जो मुस्तक़बिल की हुकूमत बनाने जा रही है PTI, तो जाहिर है उनको अकोमोडेट करना पड़ता है, उनको एडजस्ट करना पड़ता है। जो पार्टियां सियासत में आती हैं तो ज़ाहिर इक़्तिदार में हिस्सा लेने के लिए आती हैं, वो अपना वोट जो है वो फीस भी लगा तो नहीं देती, तो किसी को दरकार होंगे, किसी को वजारतें दरकार होंगी, किसी को अगर मरकज़ में वोट देगा तो उसको पंजाब में एडजस्ट करना होगा, अगर कोई पंजाब में एडजस्ट होगा तो उसको मरकज़ में देने पड़ेंगे। तो बलूचिस्तान में और मरकज़ में और पंजाब में ये तीनों की एडजस्टमेंट जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये भी फैसले करने हैं कि किसने कौमी सीट छोड़नी है, किसने सूबाई सीट छोड़नी है। आज पेशावर से हमारे साथी खबर दे रहे थे कि ख़वातीन की जो 2 सीटें हैं उनके ऊपर भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो सीटें कम हो सकती हैं। अभी जिस तरह मैंने अर्ज किया कि 7-8 सीटें ऐसी हैं, अगर उनको मरकज़ में छोड़ दिया गया तो सूबे में प्रॉब्लम पैदा होगा, सूबे में छोड़ दिया गया प्रॉब्लम पैदा होगा। अभी कुछ का रुख कर लेते हैं। मुझीब अब आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह से तारिक चौधरी बता रहे हैं कि BNP के अख्तर मेंगल ने आज मुलाकात की है यूसुफ रजा गिलानी से और पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन से, आपको क्या लगता है, जराए क्या कह रहे हैं कि BNP किस तरफ जाएगी? PTI की तरफ जाएगी, ऑपोजिशन के साथ इत्तेहाद करेगी? क्योंकि ऑपोजिशन चाह रही है कि वो एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाए, डेप्यूटी स्पीकर उसका है। देखिए अली, कुछ चीजें वजाहत तलब है। यहाँ पे BNP की एक असूली डिमांड है 2, जिसका इजहार अख्तर मेंगल कर चुके हैं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाए। दूसरी डिमांड उनकी है बुनियादी करप्शन फ्री बलूचिस्तान। ये दोनों डिमांड्स उन्होंने रख दी हैं तहरीक इंसाफ के सामने, और ये डिमांड्स ऐसी हैं जिसपे मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को कोई इख्तलाफ होगा, वो इस पे मान जाएंगे। इस वक्त जो ताज़ा सूरत सामने आ रही है, गुज़िश्ता रोज जाम कमाल का ऐलान कर दिया जहांगीर तरीन ने, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों की तरफ से इतराज़ात सामने आए। नाराज ग्रुप के कुद्दूस बजिंजो जो साबिक वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक TV इंटरव्यू में कहा कि ये फैसला हमने करना था, हमारी पार्लिमानी पार्टी ने करना था, किसी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को याद नहीं था कि वो अनाउंस करता। तो ये बात सरदार यार मोहम्मद रन ने भी यही बात की, उनका कहना था कि बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में होंगे। इमरान खान ने ऐलान किया था कि हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट की हिमायत करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाम कमाल की हिमायत करेंगे, इसलिए हमें एतराज है। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन ये है कि अब भी 75% चांसेस ये है कि जाम कमाल ही वजीर आला होंगे, क्योंकि मेजोरिटी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की वो उनके साथ है। बलूचिस्तान क्यों इस बात पर तनकीद कर रही है, क्यों वो मरकज के फैसले की जो है वो तायद नहीं कर रही? वो इस वजह से है कि सरदार यार मोहम्मद रन के पास ये बाप के कुछ नाराज रहनुमा पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि अभी हमारी पार्लिमानी पार्टी ने कैंडिडेट का फैसला नहीं किया, आपने जल्दबाजी में अनाउंस कर दिया। इस वजह से सरदार यार मोहम्मद रन ने बात की। लेकिन अगर आप देखें तो कुद्दूस बजिंजो खुद वजारत आला की दौड़ में, उसका इजहार भी वो करते रहे, लेकिन शायद उनको ये एहसास नहीं है कि वो अकेले इस दौड़ में नहीं है। इस दौड़ में
नवाबजादा तारिक मक्सी भी हैं इस दौर में, जान मोहम्मद जमाली भी हैं, वो भी मजबूत कैंडिडेट तस्वर करते हैं खुद को। और जब बात पार्लिमानी पार्टी में जाएगी तो जाम कमाल बमुकाबला कदूस बिजंजो ही नहीं होगा, जाम कमाल वर्सेस जान जमाली, तारिक मक्सी और कदूस बिजंजो होगा। इसमें बाकियों की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और जाम साहब की स्ट्रेंथ काफी हद तक बरकरार रहेगी। इसलिए पार्लिमानी पार्टी भी 75% चांसेस ये हैं कि जाम कमाल को ही रिकमेंड करेगी। अच्छा, यानी माजी की तरह इस बार भी बलूचिस्तान असम्बली में जो है वो वजीर आला बनने के उम्मीदवार जो हैं वो बेपनाह मौजूद हैं। चलें आपकी तरफ दोबारा आएंगे, अब फरजाना की तरफ चलते हैं। फरजाना जरा आप बताइएगा, केपीके में तो ये मसला ही नहीं है कि इत्तेहाद बनाना है, पीटीआई ने अपनी हुकूमत बनानी है, लेकिन वजह क्या है, सीएम का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? परवेज खटक पहले कहते रहे कि मैं ही वजीर आला बनूंगा, मैं ही उम्मीदवार हूं, अब वो कह रहे हैं पता नहीं क्या हुआ, अंदर की कहानी तो आप बताएंगी। अब जैसे कि कल उन्होंने ये बात कही कि जो फैसला इमरान खान करेंगे वो काबिल कबूल होगा। देखें, उसमें इशू ये हो गया कि उन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया और फिर बाद में पार्टी ने ये कहा कि नहीं अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ, तो जाहिर है उनकी सुबकी हो गई। उन्होंने 2-3 टीवी चैनल्स पर ये दावा किया था और फिर एक निजी महफिल में वो जब नौशेरा आए थे संडे को, तो उस वक्त भी उन्होंने वीकेंड पर जब वो आए थे तो उन्होंने वहाँ पे भी खबरें छपी मुख्तलिफ अखबारों में कि उन्होंने जो निजी महफिल में लोगों से बातचीत की तो उसमें भी कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मैं ही दोबारा आ रहा हूँ, लेकिन वहां जाकर जो चीज़ है वो उन्हें कुछ डिफरेंट नजर आई। उसकी तरफ से आतिफ खान की तरफ से, मोहम्मद आतिफ खान की तरफ से मुसलसल ये उनके जराए, उनके जो करीबी हल्के हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मोहम्मद आतिफ का काम जो है वो तकरीबन कंप्लीट है और 95% जो है उनके हक में फैसला हो गया है। आपको ये भी याद होगा कि परवेज खटक साहब, असद कैसर साहब और शाह फरमान साहब ने यहाँ पर स्पीकर हाउस पेशावर में भी एक महफिल वीकेंड से पहले जमाई थी जिसमें काफी एमपीएज थे, न्यूली इलेक्टेड एमपीएज, उन्होंने शिरकत की थी और उनको एक तासुर यह देने की कोशिश की थी कि मेरे पास 30-40 के करीब जो है वो एमपीएज मौजूद है। यकीनन ये असर डालना था वहां पर मरकज में जो लोग बनीगाला में बैठे हुए हैं उन पर, लेकिन आतिफ के जो जराए हैं वो हमें यही कहते नजर आते हैं कि फिलहाल फैसला जो है वो आतिफ के ही हाथ में नजर आता है। जैसा कि चौधरी साहब ने भी इशारा दिया उस तरफ कि नंबर्स बहुत कम है। आज एक और न्यूज भी हमारे सामने आ गई कि किस तरह से जो मरकज में खवातीन को, खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन को तरजीही लिस्ट में रखा गया था, उनमें से 2 खवातीन ने अपने नॉमिनेशन पेपर ही जमा नहीं कराए। एक खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसा केस सामने आया कि 15वीं जो खातून थी उन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं कराए। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स अब होगा ये कि ये एक टेक्निकल इशू आ गया है, इसमें अब ये होगा कि जब बाद में इलेक्शन होंगे, बाय इलेक्शन होगा, तो फिर इन खवातीन का जो चुनाव है वो भी उस वक्त फाइनल होगा। अब ये एक सिचुएशन भी सामने आ गई है जिसकी वजह से परवेज खटक साहब पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आखिरी इतलात आने तक वो अभी भी ख्वाहिशमंद है और लोगों को ये कहते फिर रहे हैं कि मैं फिर से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनूंगा। चलें, आपने उनकी ये ख्वाहिश जो है वो इमरान खान तक हमारे तवज्जुह से पहुंचा दी है। एक बार फिर आपकी तरफ आएंगे, अब जरा लाहौर का रुख कर लेते हैं। अनवार, आपकी तरफ आएंगे। तख्ते लाहौर जो है वो पहली दफ़ा हिलने के लिए जा रहा है 1988 के बाद से। अब लग क्या रहा है, क्योंकि पीटीआई ने जो है वो नंबर्स अपने हक में कर लिए हैं, मैक्सिमम जो आज़ाद अरकान हैं उनको अपनी तरफ कर लिया है, काफ लीग उनकी हमनवा बन गई है। तो अगर फॉर्मेशन पीटीआई करती है पंजाब में गवर्नमेंट की, तो किसको क्या मिलेगा? कुछ पता लगा है किसको क्या देने का वादा किया गया है? देखिए, बज़ाहिर तो ये शो कर दिया गया है कि पंजाब में पीटीआई गवर्नमेंट बना रही है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जिन्होंने बनी गाला की यात्रा कर ली है, अगर उनको शुमार कर लिया जाए तो भी पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है। अदरवाइज सेम एमक्यूएम वाली सिचुएशन है। कि जैसे एमक्यूएम की 6 नशस्तों के बगैर वफाक में पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बन पाती, इसके बावजूद भी अगर हम ये चार्ट देखें तो फिर भी बमुश्किल 1-8 सीट का वहाँ फ़र्क पड़ता है। सेम इधर काफ लीग की जो 8 सीटें हैं टोटल उन्हीं पे गवर्नमेंट डिपेंड करती है। अगर अगरचे उनका अभी तक बहुत अच्छा ताल्लुक है, अगर वो 8 साइड पे हो जाएं
तो किसी सूरत पीटीआई की पंजाब में भी नहीं बनती। तो इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही अगरचे एक दोस्ताना तल्लुक भी शो कर रहे हैं और अपने मुतालबात भी रख के बैठे हुए हैं। मसलन आज उन्होंने वाजे किया है कि मुझे इमरान खान ने कह दिया है कि वज़ीर आला तो पीटीआई का ही होगा, तमाम आपको स्पीकर की पेशकश की जाती है। अब ये पेशकश उन्होंने कबूल की है या नहीं की ये अभी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन वो बैनो सतूर बता गए हैं कि वो कुछ अहम वजारतें जरूर चाहते हैं। तो इसलिए जो है वो इस ग्रुप पे पीटीआई डिपेंड करेगी। अदरवाइज जो है वो तो ये भी ऑफर किए ना कि विफाक में दी जा सकती है, क्योंकि वो एमएनए भी बन चुके हैं। नहीं, वो बेसिकली ना ऊपर से अगर एमएनए की सीटें माइनस करते हैं तो वो वजीर आजम नहीं बन पाते, इसलिए ज्यादा लोगों को वो इशारा कर रहे हैं कि वो जो है वो जैसे केपीके से अब मसला ये है कि एमक्यूएम आ भी जाए तो 7 नशिस्तें छोड़नी है जो कि डबल जीती गई हैं। इमरान खान की हैं, परवेज इलाही की हैं, 1-2 लोगों की और हैं, तो वो मसला वफाक में आता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में क्यूली की जो 8 सीटें हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हो गई हैं। अगर गवर्नमेंट बनानी है तो वो काफली की 8 सीटें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी, जिस तरीके से एमक्यूएम की 6 सीटें आम किरदार अदा करने वाली हैं। चलें बहरहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इंतखाब। और अब नैब एक्शन में आ चुकी है। कल जो है वो एपीसी का दूसरा इजलास भी है। पहला जो इजलास हुआ था उसमें फैसला किया गया था कि हल्फ नहीं उठाते हैं, लेकिन वो मुस्तरद हो गया। अब एमएमए भी मान गई है कि हल्फ उठाया जाएगा। अगला लाहेअमल क्या होगा, हम अपने नैब की कार्रवाइयों के हवाले से हमने देखा है कि इलेक्शन अब गुजर चुके हैं, हुकूमत साजी का मरहला अब शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ नैब भी भरपूर एक्शन में दिखाई दे रही है। तो रफत साहब सबसे पहले आपकी तरफ ही आ जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा जो है वो इस हवाले से खबरें मिलती रहती हैं और आप बहुत ज्यादा फोकस भी रखते हैं। जरा बताइएगा इस एहतसाब का जो अब नया फेज शुरू हो रहा है और हम देख रहे हैं बड़ा सख्त हो रहा है, और इमरान खान भी कह चुके हैं अपनी पहली स्पीच में कि कट्टर जो है वो एहतसाब करूंगा। अच्छा अली आबिद, मैं कहूँगा कि बहुत ही दिलचस्प मामलात होंगे और दिलचस्प हुकूमत। एक जानिब आप हुकूमत बनने के बाद तमाम लोग सियासतदान नैब में तलब किए जा रहे होंगे, वहाँ हाजिरियाँ लग रही होंगी। आप ये देख भी रहे हैं साथ साथ कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन दोनों को नोटिस आ चुका है। एफआईए भी एक्टिव है, नैब भी एक्टिव है, कुछ पीटीआई के लोगों को भी तलब किया है, मुस्लिम लीग के नून के लोग तो हैं ही अपनी जगह पर। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होगी फिर सरकारी अफसरों के खिलाफ, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मगर एक बात मैं कहूँगा कि जब उन सरकारी अफसरों के खिलाफ के जो सबका दौर में करप्शन किए तो बिल्कुल पकड़ें, लेकिन जब इस तरह की चीज़ों का आगाज़ होगा तो कोई सरकारी अफसर काम नहीं करेगा, लोग रुलेंगे और लोग इस खौफ में मुब्तला रहेंगे कि हमने अगर कोई भी काम किया तो आने वाली हुकूमत हमें जो है वो नैब के जरिए हमें इधर शिकंजा कसा जाएगा। तो सिर्फ यही सोचकर जो है वो एहतसाब छोड़ दें क्या? नहीं, एहतसाब चाहती है ना, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जिस तरह नया पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, एहतसाब भी बड़ा नया होगा। अच्छा। और इमरान खान की जो साबका तकारीर है, उनके प्रोग्रामात अगर देखें तो अंदाजा होता है कि नैब के सरबराह को भी नैब में भी कोई बुनियादी तब्दीली का सोच रहे हैं और वो उसमें भी कोई नए लोगों के इंडक्शन करेंगे। फिर बाहर से टेक्नोक्रेट की एक बात आ रही है कि वो उनको भरोसा नहीं है लोगों पर, मेरे ख्याल में तो वो बाहर से भी लोग लेंगे, तो इसके जरिए वो हुकूमत चलाना चाहते हैं। लेकिन जो ये मामला आते हैं इस तरीके से, एक तरफ सियासी दबाव रहेगा और जो सियासतदान हैं वो नैब के चक्कर लगाएंगे, एफआईआर कार्रवाइयां हैं ये सियासी दबाव पैदा करेंगे, बिल्कुल पैदा करेंगे। और आप इसमें अंदाजा लगा लेंगे पीपल्स पार्टी किस हद तक डिफेंसिव पर है। आप देखें आसिफ जरदारी उस तरफ से एक्टिव नहीं है, गो के मुलाकातें कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से भी मिले हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही नहीं है ना। अब आशियाना हाउसिंग स्कीम के हवाले से अगर बात करें तो अलीम खान शहबाज शरीफ को तलब किया और अलीम खान का नाम आ रहा है नए गवर्नर पंजाब के हवाले से। तो अनवार आपकी तरफ ही आएंगे। जरा अब ये जो नैब की हालिया कार्रवाइयां हैं और आगे जाके कहा जा रहा है कि शिकंजा मजीद कसा जाएगा और हर जमात के गिर्द कसा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, क्या कहेंगे आप? पहली तो बात है कि अभी तो निगरान गवर्नमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा जो मैंडेट है इमरान खान को, वो तो यकीनन आप भी इत्तेफाक करेंगे कि वो नारा लगाया गया था एहतसाब का। अब अगस्त शुरू हो गया, अगस्त में जो लोग वजारत आला की दौड़ में शामिल हैं उन्हें नैब ने जो है वो तारीखें दे दी हैं। अगस्त में एक तरफ गवर्नमेंट बन रही होगी तो उन्होंने वजारत आला को उम्मीदवार अलीम खान को 8 अगस्त को तलब कर लिया है, परवेज़ इलाही को 16 अगस्त को तलब कर लिया है, शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब कर लिया है। तो ये एक इशारा भी है और मैं समझता हूँ उनका काम ही यही है, क्योंकि एक फेज चल रहा है पिछले 1-2 साल से, तो ये सिलसिला इनको अब जो है वो
बर्दाश्त करना पड़ेगा तमाम, चाहे कोई वज़ीर आला का उम्मीदवार है या कोई वज़ीर बनने का जो है वो उम्मीद लगा के बैठा है। तो इमरान खान की हुकूमत को जो है इन चीज़ों को बिल्कुल ओपन छोड़ना पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंट इदारे बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनके दावा को मदाखलत नहीं करेंगे तो फिर चाहे PTI के लोग, चाहे वो इलेक्ट होके आ गए हैं या नून लीग के या पीपल्स पार्टी के, तो ये सिलसिला अगस्त में वाज़े नज़र आ गया है। सही है। अब तारिक चौधरी साहब आप क्या देंगे इनपुट इस पर? जी, आप क्या अपना इनपुट देंगे इस पर? देखिए, जो नैब का मामला है और एहतसाब का मामला है ना, इसमें हमने देखा है कि अक्सर जब हम, जिस तरह आपने भी सवाल किया कि ये शिकंजा जो है सारी सियासी जमातों पर कसा जाएगा। अगर आप कभी नैब के अदाद-ओ-शुमार देखें और नैब की जो प्रेस रिलीज देखें और जो उनके अब तक अदाद-ओ-शुमार जारी करते हैं, उसमें सियासतदान तो बहुत कम हैं। ज़्यादातर जो लोग नैब के शिकंजे में हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं, वो या ब्यूरोक्रेट्स हैं या ताजर लोग हैं या कोई बिजनेसमैन है बड़े बड़े, या फिर ये है कि मुख्तलिफ जिन्होंने कोई फ्रॉड्स किए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जब हम नैब की बात करते हैं, साहब की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ सियासी जमातों की बात नहीं करनी चाहिए, हमें तमाम तबकात की, तमाम महकमों की, तमाम अदारों की या उनसे वाबस्ता लोग हैं, अगर कोई किसी करप्शन में मुलव्वस है तो उसका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब से पूरे पाकिस्तान में किसी एक फ़र्द को ऐसा शख्स नहीं है जो उसकी हमायत ना करे। सब कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मेरी राय में हमें सिर्फ सियासी जमातों के एहतसाब की बात नहीं करनी चाहिए। सही। अच्छा फरजान, अब आपकी तरफ आएंगे। जब 2013 में KPK में PTI की गवर्नमेंट आई, नया एहतसाब का कमीशन बनाया गया और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो दो इत्तेहादी जमातें थी, PTI और जमात इस्लामी ने PTI के खिलाफ इल्जामात लगाए और PTI ने जमात इस्लामी पर इल्जामात लगाए और बहुत ज़्यादा जो है वो हमने देखा कि मामला ख़राब भी हो गए थे। उसके बाद उस कमीशन को जो है वो किस्से पारीना कर दिया गया। अब क्या सोच पाई जा रही है KPK में? अब तो फुल फ्लैश PTI की हुकूमत आ रही है, तो जिस तरीके से नैब एक्टिव हुआ है, एहतसाब का कुछ और मामला KPK में हमें नजर आएंगे, कुछ मजीद या मजबूत एहतसाब कमीशन नजर आएगा? और सरबराह के साथ जो कुछ किया था वो भी एक बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल रफा साहब ने बिल्कुल जबरदस्त इशारा किया है। हामिद साहब के साथ जो कुछ हुआ था और उनका सिर्फ कहना यही था कि सिर्फ जियाउल्लाह अफरीदी क्यों, माइंस वाले केस में 6 और लोगों की लिस्ट भी जो थी वो गई थी और उसमें आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी और वो खुद मीडिया पे उन्होंने बयान दिया कि ये चीज़ जब उन्होंने खान साहब के सामने रखी वो 6 नाम, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो खुद ही ना रहे। तो एहतसाब को तो उस वक्त से ताले लगे हुए हैं, जियाउल्लाह अफरीदी को एक बकरा बनाकर बाकी सारा कुछ जो है खत्म कर दिया गया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन अली, मैं आपको ये बताऊं कि कल अमीर मुकाम खैबर पख्तूनख्वा नैब में पेश हो रहे हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का। उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला तो पेशी भुगत चुके हैं, लेकिन जब खान साहब को बुलाया गया था बिफोर इलेक्शन तो उनके जो वकील थे वो आए, उन्होंने एक दरखास्त भेजी थी खान साहब की तरफ से कि मैं चूंकि इलेक्शन की जो जलसे वगैरह है उसमें मसरूफ हूं तो मैं इलेक्शन के बाद आऊंगा। अब आप देखिए, आपने अगस्त की बात की, अगस्त बड़ा इंटरेस्टिंग है। 7 अगस्त को खान साहब को यहाँ खैबर पख्तूनख्वा नैब में हाजिर होना है। इसी के साथ साथ BRT का जो एक केस है वो भी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा नैब में शुरू हो चुका है। उन्होंने सारा जो PDA का दफ्तर में जाके छापा मारा और सारा इसका जो मवाद था या रिकॉर्ड था वो भी अपने कब्जे में ले लिया है। बताया ये जाता है खैबर पख्तूनख्वा नैब की तरफ से कि कुछ लोगों के बयान भी कलमबंद करवा लिए गए हैं। अब ये केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इसमें आपको पता है कि कौन सामने आ सकता है और वो वजीर आला के अहम उम्मीदवार हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग केस जो है वो मलम जबा का है। उसमें एक दूसरा वजीर आला का जो उम्मीदवार है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। ये सारी चीजें जो है अच्छा, तो ये सारी वो तो पूरी लाइन है। आप मुझसे पूछे, मैं आपको 10 नाम बताती हूँ जिन्होंने ऐलान किया हुआ है पूरी असेंबली बना दी, सभी उम्मीदवार। जैसे वो रफा साहब कह रहे हैं सभी उम्मीदवार हैं, पूरी उम्मीदवार है, पूरी असेंबली को वजीर आला बना दे। ये यहाँ तो सब उम्मीद से होते हैं ना हर वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। बहरहाल कहना यह है कि वो जो चौधरी साहब बात कर रहे थे और हाशमी साहब ने भी शायद बात की कि असल इशू ये है कि ये खान साहब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। 7 अगस्त खैबर पख्तूनख्वा नैब में उनकी तलबी। अब किस्सा कैसे आगे चलेगा, वो क्या अपने आप से मिसाल कायम करेंगे या
फिर बातें ही बातें होंगी, क्योंकि असल में एक और किस्सा भी है कि हम ज्यादातर जो है ना गुफ्तार के गाजी हैं, हम अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब असल आती है तो फिर हुकूमत बनाने में लग जाते हैं। चले वो रफ़ा साहब कह रहे हैं कि हो सकता है 7 अगस्त को ये कह दिया जाए कि अभी हुकूमत बनाने में मसरूफ है, क्योंकि नई मुल्क साहब ने कहा है कि 11 अगस्त को हो सकता है खान साहब जो है वो ओत लें। बहरहाल अब कोयटा का रुख करते हैं, मुझीब आपकी तरफ आएंगे। बलूचिस्तान के बारे में एक अमूमी परसेप्शन ये है, खाया ज्यादा जाता है लगाया कम जाता है। नैब की कार्रवाइयों के हवाले से बताइएगा, और अब तो पीटीआई का नया पाकिस्तान, नया बलूचिस्तान है, तो कुछ एक्टिव होती दिखाई दे रही है नैब? जी अली, बहुत करप्शन हुई है बलूचिस्तान में। 2008 से लेके अब तक 10 साल का हिसाब लगाएं तो 300 अरब रुपए करप्शन की नजर हुआ है। इसमें नवाब असलम रईसानी का दौर भी गुजरा जिसमें 58 वजीर थे, इसमें डॉक्टर मालिक का दौर था। आपने 58 वजीर की बात की, मैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बताइएगा। 61 मेरे ख्याल में अरकान असेंबली थे और 58 जो वजीर थे। जी बिल्कुल, 65 अरकान असेंबली में 58 वजीर थे, 3 मुशीर थे, बाकी स्पीकर डिप्टी स्पीकर थे। तो मैं ये बता रहा था आपको कि फिर उसके बाद डॉक्टर मालिक और सनाउल्लाह ज़हरी और फिर कदूस बिजंजो के 6 माह की हुकूमत, ये सिर्फ 5 साल का हिसाब लगाए तो 222 या 32 करोड़ अरब रुपए की करप्शन हुई है बलूचिस्तान में। और इस हवाले से नैब ने अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। अमूमन ये देखा गया कि जब ये हुकूमत चल रही होती है नैब कोई मामला नहीं उठाती और ये थोड़ा सा वक्त गुजरने देती है, थोड़ा हनीमून पीरियड देती है, लोग एंजॉय कर लें, उसके बाद ये केसेस खोलती है। इस वक्त भी बलूचिस्तान के तकरीबन 30 साबिक वज़रा के खिलाफ इंक्वायरियां जारी हैं और काफी ठोस शवाहिद भी इकट्ठे किए जा चुके हैं। इस हवाले से जो साबिक हुकूमत थे उनमें से 2-3 के खिलाफ तो बाकायदा वारंट भी जारी हो रहे हैं और कुछ को आइंदा 1 माह में जारी होने लगेंगे। तो तवक्को एक की जा रही है कि नए पाकिस्तान में 300 अरब रुपए रिकवर, किसी का मुकदमा जो है वो बंद ना कर दिया जाए। और वहां तो मटकों में संदेशे निकलते हैं, भर भर के नोट निकलते हैं जमीन में। अच्छा तारिक साहब, अब आपकी तरफ आएंगे। कल का दिन बड़ा अहम है, एपीसी की दूसरी बैठक लगने जा रही है। पहली बैठक में फैसला हुआ था कि ओथ नहीं लिया जाएगा, एमएमए की तरफ से यह पिच किया गया था इशू, और नून लीग ने 2 दिन का वक्त ले लिया था, उसके बाद मना कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने तो कैटेगोरिकली उसी वक्त मना कर दिया था। अब तो एमएमए भी मान गई है कि वो ओथ लेगी, लेकिन तगड़ी ऑपोजिशन होगी अंदर भी बाहर भी। कल जो एक दोबारा बैठक लगने जा रही है एपीसी की, एजेंडा क्या है, क्या फैसला होने की तवक्को है, क्या कहते हैं? अच्छा, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं तो उससे एक्सप्लेन करूँ। ये इस वक्त पीटीआई की जो हुकूमत साजी हो रही है और अपोजिशन, उन दोनों के सामने मेरा ख्याल खास तौर पर पीटीआई के सामने हुकूमत साजी इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 9 सितंबर को जो सदर मुमलकत है उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और उनकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले आइन के मुताबिक 1 महीना पहले सदारती इंतखाबात कराने ज़रूरी हैं। यानी 9 अगस्त को सदारती इंतखाबात कराए जाने चाहिए असूली तौर पर। लेकिन चूंकि इस वक्त असम्बली मौजूद नहीं है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इसको एडजस्ट कर लेगा और नया शेड्यूल जारी करेगा। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज नए सदर मुमलकत का इंतखाब भी है। याद रखिए, ये जो सदर का इंतखाब होता है उसमें सेनेट भी वोट डालती है, उसमें चारों सूबाई असम्बली में वोट डालती हैं और उसमें कौमी असम्बली भी के अरकान भी वोट डालते हैं। और जो सबसे छोटी असम्बली होती है यानी बलूचिस्तान की, जिसके 65 अरकान हैं, तमाम सूबों के 65 पॉइंट बन जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा ये ख्याल है, मेरी ऑब्जर्वेशन है और मेरी इतला ये है कि अपोजिशन जो है एक तो स्पीकर का जो इंतखाब है उस मामले पे खेलेगी, क्योंकि स्पीकर का इंतखाब जो है वो खुफिया वोट से होता है, शो ऑफ हैंड से नहीं होता। दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी इस वक्त उनकी जो फॉर्मेशन बन रही है, इकट्ठा होने की कोशिश की जा रही है, वो सदारती इंतखाबात उनका टारगेट है कि तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके टफ टाइम दिया जाए सदारती इंतखाब के मौके पर वफाकी हुकूमत को। और मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन की स्ट्रेंथ इतनी होगी कि वो सदारती इंतखाब के मामले पर पीटीआई की जो नौज़ायदा हुकूमत होगी, जो भी नई बनी होगी, उसको इस मामले पर टफ टाइम दे सके। ठीक है, रफ़ा साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, तारिक ने अहम मसले की तरफ निशानदेही की है और मेरे ख्याल में अपोजिशन को इस बात का तो अंदाज़ा हो ही गया है कि वज़ीर आज़म तो यकीनन इमरान खान हो जाएंगे, लेकिन स्पीकर वाला एक मसला और एक जो है सदर, तो ये दोनों मसले पर जो है सदारती इंतखाब जो है इसमें बिल्कुल मसला आएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और बड़ा अहम पॉइंट है। ठीक है, अनवार आप क्या कहेंगे? मुनक़सिम अपोजिशन रहेगी, मुत्तहिद हो जाएगी? देखिए रियाबत, एक तो आपके जो पिछला प्रोग्राम था उसमें भी हमने ये सदारती इलेक्शन वाला नुक्ता उठाया था
कि ये इलेक्शन के आसिफ अली जरदारी की भी नज़रें हैं और बाकी तारिक साहब ने तफसील बता दी है। लेकिन असल इशू ये है कि अगर वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पे नज़र रखे हुए हैं तो वो एक क्वेश्चन का जवाब जो है सबसे ज़्यादा तारिक साहब भी दे सकते हैं कि जिस तरह MQM के साथ इतनी मुश्किल से जाके अदाद-ओ-शुमार पूरे हो रहे हैं, तो इनकी जो खामोशी रही है कि अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए, एक तो वो उस जवाब तलब है कि वो ऐसा क्यों नहीं एफर्ट की गई, जिसकी खामोशी की वजह से आज़ाद अरकान जो है वो वन साइडेड बनी गाला की तरफ जाते रहे क्योंकि उन्हें इशारा नहीं दिया गया। दूसरी क्या हिकमत अमली हो सकती है कि नहीं, हर सूरत इस तरह की मुश्किल हुकूमत का मौका इमरान खान को दिया जाए ताकि वो सस्पेंस ख़त्म हो जाए, 1 साल के अंदर पता चल जाएगा। क्योंकि महमूद रशीद ने आज इशारा दिया है कि अगर हमें मुश्किल पेश आई तो हम 1 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है मुजीब, आप क्या कहेंगे, बलूचिस्तान की कौम पर जमातें किस तरफ जाएंगी? जी अली, इस वक्त जो सूरत बनती नजर आ रही है उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अख्तर मेंगल मुलाकातें कर रहे हैं अपोजिशन से, मगर मुझे ये महसूस होता है कि वो प्रेफर करेंगे गवर्नमेंट को इस दफ़ा सपोर्ट देने की। क्योंकि बेशक वो हुकूमत में शामिल ना हो लेकिन सपोर्ट ज़रूर देंगे, क्योंकि लोगों को मसाइल का हल चाहते हैं, लोग चाहते हैं कोई डिलीवर करे, तो एक मौका वो ज़रूर देना चाहेंगे इमरान खान को ताकि वो डिलीवर कर सके। अगर वो ना कर सके तो बलूचिस्तान की हुकूमत तो वैसे भी फ्रेजाइल होगी, जब चाहेंगे वो अपने साथियों से मशवरा करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। कोई इतनी मजबूत हुकूमत नजर नहीं आएगी ये मुझे आइंदा मुस्तकबिल में। फरजाना लास्ट कमेंट, बेहतर उनके लिए मुनासिब है कि वो जाएं। ठीक है फरजाना, अब लास्ट आप कमेंट कर दें, आपको क्या लगता है ये अपोजिशन एक हो पाएगी, एक फैसला कर पाएगी? देखिए, तो जो लोग बैठे हुए हैं उसमें तो लग रहा है कि उनकी मजबूरी है कि वो एक फैसला करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी की खामोशी पर होती है कि बहुत लंबी हो गई है उनकी खामोशी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक चैनल पर साबिक वजीर कानून पंजाब का एक इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने कहा, जो कि थोड़ा सा इशारा हाफी साहब ने भी दिया है, कि पंजाब में भी और मरकज में भी जो इलेक्शन होगा स्पीकर का, उसमें हम बहुत बड़ा खामोशी बड़ी मायनेखेज लग रही है। बहरहाल रफत, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। फरजाना, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुजीब, आपका भी शुक्रिया। और अनवार हाशमी लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। अनवार, आपका भी बहुत शुक्रिया। तारिक चौधरी साहब इस्लामाबाद ब्यूरो से हमें बता रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जूं दिन आगे बढ़ते जा रहा है कि मरकज में PTI हुकूमत बनाने के काबिल हो रही है और पंजाब में भी पहली बार PTI हुकूमत बनाने के काबिल हो रही है। बहरहाल आने वाले दिन ही बताएंगे कि किस सूबे में किसकी हुकूमत कायम होगी। मुझे दीजिए इजाजत।